नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर शिमला से है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने ड्रग माफिया से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों को अधिक अधिकार देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अतिरिक्त ड्रग माफिया पर प्रभावी ढंग से नकेल कसने के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड एमपी फिजियोट्रोपिक सब्सटेंसेस यानी कि एनडीपीएस अधिनियम में संशोधन भी आवश्यकता है। इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में नशीली दवाओं की बढ़ती समस्या को देखते हुए राज्य सरकार की पूरी संवेदनशीलता के साथ इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। साथ ही बताया कि प्रदेश विधानसभा में नशाखोरी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं बैठक में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी जुड़े और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा और प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शिमला में सीएम के साथ मौजूद रहे। मंत्री महोदय, धारा 37 के तहत, सेक्शन 37 के तहत जो भी अपराध किया जाता है वो कॉग्निजेबल होना चाहिए, नॉन वेलेबल होना चाहिए। ये इसमें अगर आप प्रावधान करवा देंगे, राज्यों को अत्यधिक उससे शक्ति मिलेगी। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि एनसीबी का जोनल ऑफिस भी माननीय मंत्री महोदय कुल्लू में खोला जाना चाहिए, क्योंकि कुल्लू में अगर आप एनसीबी का कोई जोनल ऑफिस खोलेंगे, उसका फायदा हमारे यहाँ से जो तस्करी होगी उसमें हम उनको आगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकेंगे। और जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है मॉडर्न, वो भी अगर आप हमें स्वीकृत करवा देते हैं और एक मॉडर्न हाईटेक सेंट्रल जेल की स्वीकृति आप हमें दे देते हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो कि आपने अभी बताया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होना भी बहुत जरूरी है। मेरा आपसे प्रार्थना रहेगी कि अगर आप हमारे जो संकल्प है जो विधानसभा ने पारित किया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इससे छूता नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है और आपके सहयोग के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन धाराओं में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो निश्चित तौर पर सभी प्रदेश के राज्यों को इसमें काम बीबीएमबी और केंद्र चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी लेने को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक राज्य सचिवालय में हुई और इस बैठक में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुए समझौतों का अध्ययन किया गया। कमेटी के अध्यक्ष कृषि मंत्री चंद्र कुमार, सदस्य उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बीबीएमबी में हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस को लेकर फीडबैक लिया गया और इससे अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखने को कहा गया है और यह केस फाइनल स्टेज पर है और इस मामले की 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और कमेटी के अध्यक्ष चंद्र कुमार ने कहा, हिमाचल बीबीएमबी में अपनी हिस्सेदारी की लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है। चंद्र कुमार ने यह भी कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल का 7.19% हिस्सा है और जिसकी देनदारी को हिमाचल कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि इस केस को लेकर 26 जुलाई को सुनवाई होनी है, जिस पर फीडबैक बैठक में लिया गया है और अधिकारियों को अपना पक्ष मजबूती से रखने को कहा गया है। चंद्र कुमार ने यह भी कहा कि चंडीगढ़ पर हिस्सेदारी को हिमाचल राजनीतिक स्तर पर उठाया जाएगा और उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भगवंत मान और पंजाब पुनर्गठन को लेकर अधिनियम 1966 का अध्ययन करने की नसीहत दी। आपको बता दें कि बीबीएमबी और केंद्र चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी लेने को लेकर बैठक गठित की गई थी, जिसमें कैबिनेट सब कमेटी की बैठक राज्य सचिवालय में हुई थी। और आपको बता दें कि इस दौरान 26 जुलाई को सुनवाई होनी है, जिस पर फीडबैक बैठक में लिया गया है और अधिकारियों को अपना पक्ष मजबूती से रखने को कहा गया है। चंद्र कुमार ने यह भी कहा कि चंडीगढ़ पर हिस्सेदारी को हिमाचल राजनीतिक स्तर पर उठाया जाएगा। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर भी पलटवार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भगवंत मान को पंजाब पूर्ण पुनर्गठन अधिनियम
1966 का अधिनियम करने की नसीहत दी है। ही इज वन ऑफ द मेंबर, और हमारे नेगी जी जो है वो जो रेवेन्यू और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर वो भी सदस्य हैं, और इसके साथ सेक्रेटरी पावर और सेक्रेटरी आईपीएच और हमारे लॉ ऑफिसर मिस्टर लखवाल वो ही यहाँ पर उपस्थित थे, और सारे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के और सरकार के जो सेक्रेटरीज हैं वो उसमें शामिल हुए, और हमने जो है वो बड़े विस्तार से। भारी बारिश के बाद शिमला के लिए में जलापूर्ति करने वाली परियोजनाएं अभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि बहाल नहीं हो पाई है, जिससे कि शिमला में जल संकट गहराया हुआ है। आज शिमला में 31 MLD पानी पहुंचा और जिसके बाद अब प्रशासन शिमला के लोगों को 2 दिन के अंतराल पर पानी देने का विचार कर रहा है। शिमला शहर के लिए रोजाना 42 MLD पानी की जरूरत होती है। नगर निगम और सरकार हर बार चुनावों के समय शिमला को 24 घंटे पानी देने का वादा करती है, लेकिन परियोजनाओं में गाद न आए इसके लिए अभी तक कोई प्लान तैयार नहीं कर पाया है। वहीं शहरवासियों में पानी को लेकर परेशानी बनी हुई है। हर साल बरसात में शिमला शहर को आपूर्ति करने वाली परियोजनाओं में गाद की वजह से पानी लिफ्ट नहीं हो पाता है। अपडेट आती है उसमें 31 MLD आया था, और आस्ते आस्ते शिमला में मुझे लगता है कि हम आस्ते आस्ते व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मौसम का जैसे जैसे हमको साथ मिल रहा है। आज 31 MLD था, परसों रात को गिरी से बहुत कम मिला हमारे को क्योंकि बारिश हुई बहुत, लेकिन आज काफ़ी एरिया हमने चलाया। कल रात को भी काफ़ी एरिया चलाए। आज उसके बाद रात को सुबह मॉर्निंग में नाबा, फागली, पिछले कल टूटी कंडी, बालूगंज, और रात को कुसुमटी, बाजार, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, देवनगर और अलग अलग जगह पे जहां जहां चला। सराज विधानसभा में पिछले दिनों बरसात के कारण हुई भारी क्षति में युवा कांग्रेस की पूरी टीम लोगों के बीच राहत कार्य और उनके सहयोग करने में लगी हुई है। युवा कांग्रेस प्रवक्ता डिंपल शर्मा ने बताया है कि जहां एक तरफ प्रदेश सरकार स्वयं मैदान में लोगों के बीच उनके साथ खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ युवा कांग्रेस की पूरी टीम अध्यक्ष तरुण ठाकुर की अगुवाई में राहत कार्य में लोगों का सहयोग करने में लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी के आदेशानुसार यूथ कांग्रेस आपदा से निपटने के लिए काम कर रही है। यूनाग बाजार में जो भारी नुकसान हुआ है उसमें फौरी राहत के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देने का जो वादा 3 दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था, उसमें बीते कल ही सरकार द्वारा अमल करते हुए डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान की गई है। आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष तरुण ठाकुर की अगुवाई में युवा कांग्रेस की टीम सराज विधानसभा में लोगों के हर संभव मदद करने के में जुटे हुए हैं। आपको साथ ही आपको बता दें कि जनजहाली क्षेत्र में भी इस आपदा में भारी नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत भोंग रेल चौक में भारी नुकसान का आकलन किया गया है और युवा कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं मौके पर लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में लगातार प्रयासरत है। कारण जो पहली दफा शायद ऐसा हुआ कि इतनी भारी बारिश के कारण लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें कि जिला मंडी युवा कांग्रेस के द्वारा भरपूर प्रयास जो लोगों की मदद के लिए किए गए और लोगों की जो भी समस्याएं थी, जो भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने हेतु हमने सरकार से भी निवेदन किया है। और लगातार मैं अपने पूरे सिराज विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ यहाँ के जो हमारे युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है गोपाल सहगल जी और पूरी उनकी टीम जो है जगह जगह जाकर जिस क्षेत्र में, जिस गांव में और जिस कस्बे में जो नुकसान हुआ है उसका जायजा। सिरमौर जिले के गिरपार क्षेत्र में भारी बरसात ने ऐसा कहर बरपाया है कि 1 सप्ताह बाद भी क्षेत्र में स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। क्षेत्र में अभी भी के बंद होने के कारण क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नौहराधार क्षेत्र में आलू और
फ्रांसबीन, मूली, धनिया, टमाटर की फसलें मंडियों तक न पहुंचने से जहां किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो वहीं गत्ताधार क्षेत्र के तांदियो, खिजवाड़ी और देवल्ला, मानल, रिनोई, कलोना, रीठ, अवाठा, सांगना, नया पंजो। आपको बता दें कि टमाटर की तैयार फसल को लोग पीठ पर उठाकर 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय करके सड़क तक पहुंचा रहे हैं। आती है लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है और आज जब से बरसात लगी है तब से अभी तक भी रोड नहीं खुला है। हमारे कुछ किसानों के टमाटर भी सड़कों में सड़के बर्बाद हो रहे हैं और यहाँ तक कि आटा, चावल, दाल इत्यादि खाने की सामग्री लाने की भी समस्या खड़ी हो गई है कि दुकानों से, बाजार से राशन लाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारा मंत्री श्री विक्रमादित्य जी से भी विनम्र निवेदन रहेगा कि इस रोड को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। और सावन मास को लेकर भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सावन के सोमवार को आज भक्तों ने शिवालयों में जाकर भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर जटोली में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को दूध, जल, बेलपत्र, भांग चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है। साथ ही सभी के लिए खुशहाली की कामना की है। मान्यता है कि भोलेनाथ को सावन माह बहुत प्रिय है और इस माह सोमवार के उपवास रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सावन का महीना चला हुआ है तो हम इधर आए सोलन के जटोली मंदिर में। तो यहाँ पे लोगों की काफ़ी आस्था है। ये भोलेनाथ का मंदिर है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ भीड़ जमा होती है। तो श्रद्धा भी है लोगों की इस मंदिर में। और यहाँ का जो मंदिर है वो काफ़ी शक्तिशाली है, बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। और यहाँ का जो पवित्र जो जल स्रोत है, यहाँ से लोग पानी को ले जाते हैं और जिससे कि ये मान्यता है कि यहाँ का जो पानी से स्नान करने से चर्म रोग वगैरह इत्यादि। श्रावण माह के दूसरे सोमवार और इस दिन आई अमावस्या को सोमवती अमावस्या के शुभ संयोग बनने से जिला सिरमौर के तीर्थ श्री रेणुका काजी पावन सतयुग कालीन झील में स्नान, ध्यान, पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सोमवती अमावस्या इस मर्तबा श्रावण माह के दूसरे सोमवार को आई है और जिससे जिला भर के शिवालय में भक्तों ने जलाभिषेक, बेलपत्र और भगवान भोलेनाथ की आराधना की है। वहीं सुप्रसिद्ध श्री रेणुका जी झील में आस्था की डुबकी लगाई है। ये सोमवती अमावस्या आती है जी, इसमें बहुत बड़ा महत्व है। ये हमारा प्राचीन तीर्थ है और जितनी भी सोमवती अमावस्या आती है यहाँ लोग स्नान करने के लिए आते हैं दूर दूर से। यहाँ से नहीं, बाहर से भी आते हैं लोग, हरियाणा से, पंजाब से, अपने घाटी जहाज से, ऊपर से, उत्तराखंड से, कहीं से भी आ सकते हैं लोग, यहाँ पर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा मान्य तीर्थ है हमारा, जो कि बहुत प्राचीन तीर्थ है और इस माता रेणुका के नाम से ये तीर्थ है, भगवान परशुराम के नाम से तीर्थ है, महर्षि दमदग्नि महाराज की तरफ से ये तीर्थ है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।